हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि FM की तैयारियों में लगे हुए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस की बिल्कुल अंतिम कड़ी में हम चल रहे हैं और यूनिट 5 पे मैं आ चुका हूं। जी हाँ, किस पे आ चुका हूं? यूनिट 5 पे आ चुका हूं। ठीक है, एज मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैं पूरा वर्कलोड कर रहा हूं। थोड़ा सा तबीयत नरम हुई है पर अपनी कोशिश पूरी चल रही है। ठीक है, उसी सिलसिले में यूनिट 5 पे ज्यादा बात इधर उधर की नहीं होगी, सीधे काम की बात होगी। बेसिकली ये जो यूनिट है, मैं फिर से आपको बोलता हूं कि मैंने जितने भी पेपर एनालिसिस करे हैं एकेटीयू के स्पेशल इस यूनिट से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन जो पूछे गए हैं बिल्कुल आप उसमें स्कोरिंग है। अगर जिसको यूनिट 3 में प्रॉब्लम आ रही है, जिसको थोड़ा न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ रही है, ये यूनिट उन बच्चों के लिए बड़ी है जो थ्योरी करके अपने ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं और एक ही वीडियो के अंदर ये पूरी यूनिट भी हो जाएगी और सारे टॉपिक भी मैं क्लियर करा दूंगा। अब देखिए, जैसे कि इसमें फर्स्ट टॉपिक है मर्जर एंड एक्विजिशन। यहां पर लिखा है अमाल्गमेशन। वैसे मर्जर अलग होता है, अमाल्गमेशन अलग होता है, लेकिन इस एमबीए के बुक के अंदर दोनों को एक ही बताया गया है और हमारे जो कोर्स है एकेटीयू का स्पेशली, उसमें अमाल्गमेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, केवल मर्जर की बात करी गई है। तो सर ये क्या है और मर्जर किसे कहते हैं? पहले तो ये याद रख लेना कि मर्जर होता क्या है। इस तरीके से मुट्ठी बांधने का, जैसे वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ। तो अब यहाँ पर सर बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में उठते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं और हम इसको कैसे अटेंड करना है। तो जो मर्जर है उसमें याद रखना कि एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से मिलकर, एक बिजनेस यूनिट दूसरे बिजनेस यूनिट से मिलकर कुछ चीज बना रही है। हो सकता है कि वो सी यूनिट बना रहे हो, ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर सी कंपनी बना रहे हो, दैट इज द कॉल्ड मर्जर। जहां पर अपन ने देखा वोडाफोन और आइडिया मिलकर क्या बन गए? वीआई बन गए ना। वोडाफोन और आइडिया मिलकर, वोडाफोन थी, ठीक है, वोडा और आइडिया मिलकर क्या बन गए हैं? वीआई बन गए। तो ये क्या हो गया? ये मर्जर हो गया। अब देखिए कि क्या है मर्जर, क्या होता है। अब बुकिश डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैनी क्या कह रहे हैं? मर्जर फॉर्म इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन which is established by a outright purchase of the properties of the constitute organization and the merging amalgamating of such properties into a single business unit. आगे बढ़ लेते हैं। अब मर्जर वेयर इज टू और मोर बिजनेस एंटिटीज कंबाइंड फॉर क्रिएट अ न्यू एंटिटी फॉर कंपनी। यानी कि मर्जर के अंदर क्या होगा? मेन इंग्रेडिएंट क्या कह रहा है? ए प्लस बी मिलकर ए बी बना रहे हैं या सी बना रहे हैं, मतलब कि कोई नई कंपनी क्रिएट हो रही है मर्जर के अंदर। अब मर्जर क्या होता है? जब दो कंपनियों को लगता है कि उन दो कंपनियों को अलग अलग काम नहीं करना चाहिए, मार्केट में कोई थ्रेट उत्पन्न हो गया। जैसे वोडाफोन आइडिया को क्या थ्रेट था कि जियो एक्वायर कर लेगा, जियो 4G में आगे चला जाएगा। तभी वोडाफोन का आज शेयर प्राइस 12-15 रुपए के अंदर उठा रहे हैं उसके शेयर। तो क्या हो रहा है? तो मर्जर के अंदर वो सोचती है कंपनी के लॉसेस ज्यादा हो गए, कंपनी के ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया, तो कंपनी सोचती है मैं एक दूसरी कंपनी के साथ मर्ज हो जाती हूँ जिससे हमको फायदा होगा। बेसिकली मर्जर के लिए पीछे एम ये होता है कि सिनर्जी बेनिफिट आज अपन देखने वाले हैं। मर्जर का बेसिक मीनिंग क्लियर हो गया कि दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, वो मर्जर कहलाता है। अमाल्गमेशन में ऐसा नहीं होता था। अमाल्गमेशन के अंदर दो कंपनियां मिलकर वो उसी की पुरानी एंटिटी चलती थी, लेकिन वो अपने कोर्स में नहीं है इसलिए अपन उसमें जाएंगे भी नहीं। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अपने कोर्स में नहीं है। केवल मर्जर है तो मर्जर में केवल हमको क्या याद रखना है? मर्जर में केवल इतना याद रखना है कि दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बना रही है और दोनों का नाम जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, यानी कि लीगल आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। कंपनी इज अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, बिजनेस यूनिट है, एनजीओ है, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, आपका बीसीसीआई जैसे कि एक एनजीओ में आता है। ये सब एक आर्टिफिशियल आइडेंटिटी होती है। उसी तरीके से इनकी आइडेंटिटी जो होती है आर्टिफिशियल, वो क्लोज कर दी जाती है और नई आइडेंटिटी की इनको रजिस्ट्रेशन करा जाता है। समझ में आया? मर्जर करने से पहले नॉर्मल शेयर, अगर पब्लिक कंपनी है तो शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना होता है। एनुअल जनरल मीटिंग या स्पेशली ऑर्डर, इस स्पेशल जनरल मीटिंग के अंदर ये रिजोल्यूशन पास होता है। ठीक है, अब है एक्विजिशन। अब एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन बहुत सिंपल है। ये बड़ी कंपनी है ए, ये छोटी कंपनी है बी, इसको अपने अंदर मिला लेती है, ये कहलाएगा एक्विजिशन। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता हूं। ये ए का पूरा स्ट्रक्चर है। ठीक है,
इसको इसके अंदर मिला दिया। मतलब क्या हुआ कि ए बड़ी कंपनी ने बी को एक्वायर कर लिया और ए तो ए ही रही, यानी ए लिमिटेड रही। तो सर समझ में नहीं आया एक्विजिशन का मतलब। एक्विजिशन का मतलब जैसे बड़ी कंपनी छोटी कंपनी का अधिग्रहण कर लेती, मतलब कि कोई चीज खरीद लेना। जैसे आप मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट खरीदा, ये शर्ट गए मार्केट में, मैंने ये शर्ट बाय करा, तो मैंने क्या करा, एक्वायर करा। इसी एक्वायर वर्ड से बना है एक्विजिशन। एक्विजिशन यानी कि उसकी सारी की सारी, इसके अंदर एक्विजिशन में बेसिक रूल क्या कहता है, 50% से ज्यादा आपने उसकी टारगेटेड फर्म के स्टॉक खरीद लिया, यानी शेयर खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के मालिक हो गए, आप उस कंपनी के मालिक हो गए। और प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, मेन डिफरेंस, 51% से ज्यादा शेयर पब्लिक के हाथों में ना होके किसी प्राइवेट एंटिटी के हाथ में होते हैं। जैसे जियो है, जियो के 51% शेयर क्या है, अंबानी साहब की लोगों के पास में है, तो वो क्या कहलाता है, वो प्राइवेट कंपनी कहलाती है। और पब्लिक कंपनी कौन सी है, जिसके 51% से ज्यादा शेयर पब्लिकली अनाउंस होते हैं। वैसे तो उससे ज्यादा ही होते हैं, लेकिन 51% आप मान लेना। और एक्विजिशन में क्या करता है कि एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लेती है, उसके सारे लॉसेस, उसकी सारी इनकम, ईच एंड एवरीथिंग, उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी। एक्विजिशन व्हेन कंपनी परचेज मोस्ट ऑफ ऑल अदर कंपनी शेयर टू गेन द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। मोस्ट ऑफ द शेयर खरीद लेती है। मिनिमम कितना खरीदना पड़ेंगे भैया, 50% खरीदने पड़ेंगे यदि दूसरी कंपनी एक्वायर करनी है तो, ठीक है। अदर एसेट्स टू एक्वायर द मेक डिसीजन अबाउट द न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कंपनी अदर शेयर होल्डर। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अगर आपने खरीद लिया और आप 51% से ज्यादा के मालिक हो गए किसी शेयर कंपनी के, तो आप उसके ऑनर्स कहलाओगे, वैसे ही स्वतः ही बन जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर शेयर होल्डर का परमिशन लिया नहीं लिया, वैसे नॉर्मल रिजोल्यूशन, आजकल जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन है उसमें ये सारी चीजें ओपन मार्केट में आती हैं। जैसे कि अंबुजा को एक्वायर करने के लिए अडानी साहब को सेबी से अप्रूवल लेना पड़ा, ये इसका एक प्रॉम्प्ट एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, अब दो तरीके के मर्जर होते हैं। कितने तरीके के मर्जर्स होते हैं, दो तरीके के। एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, ठीक है। मर्जर दो तरीके के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है और वर्टिकल ऐसा होता है। इतना तो समझ में आ गया, तो चलिए इसका आंसर भी याद आ जाएगा। जब दो हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरीके से, वर्टिकल यानी इस तरीके से, जब दो सेम बिजनेस यूनिट, सेम कंपनी की बिजनेस यूनिट लाइक कि वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों मर्ज हुई, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाया, ये कहलाया हॉरिजॉन्टल मर्जर, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर्स थे, दोनों को थ्रेट था कि एक कंपनी दूसरी कंपनी एक्वायर करेंगे तभी जाके हम जियो का मुकाबला कर पाएंगे, एयरटेल का मुकाबला कर पाएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल होता है। अब क्या होता है कि एक वर्टिकल होता है। वर्टिकल किसने करती है भैया, फ्लिपकार्ट ने करा था। फ्लिपकार्ट ने क्या करा, अब फ्लिपकार्ट का खेल समझिएगा। फ्लिपकार्ट क्या, पहले हर जगह उनका सप्लाई चेन नहीं था। सप्लाई चेन जो था वो थर्ड पार्टी पे डिपेंड थे। इन्होंने क्या करा, खुद के करीबन 23 कंपनियों में 23 जगह आज स्टेट में इनका खुद का सप्लाई चेन नेटवर्क है, यानी कि खुद ही प्रोडक्ट खरीदते हैं और मतलब एक्वायर करते हैं और कस्टमर तक पहुंचाते हैं। पहले क्या होता था कि ये कोरियर से इनको टाइप रहता था जो इनकी डिलीवरी का काम देखता था, लेकिन अब इन्होंने खुद ने अपना एस्टेब्लिश नेटवर्क कर लिया है, यानी जो छोटी कंपनीज थी उनको इन्होंने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। तो जोमेटो का जो मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ, जोमेटो ने तो एक्वायर किया उसको, किसको, ब्लिंकिट को जो एक्विजिशन कहलाया वो मर्जर नहीं कहलाया, क्योंकि ब्रांड नेम तो जोमेटो ही चल रहा है अभी भी, ये बात समझ में आई। लेकिन जब हम कोई छोटी कंपनी का साथ मर्जर करते हैं, यानी कि उसकी सप्लाई चेन को मर्ज कर लिया, यानी कि उसका नाम भी हमने, कंपनी का नाम भी चेंज कर दिया, और उसको सप्लाई चेन में था, वो होलसेलर में था, वो रिटेल में था, मतलब सेम कैटेगरी में नहीं था, वो बिलो था या अपर था, वो कहलाता है वर्टिकल मर्जर। जब हम हमारे कॉम्पिटिटर्स की कोई कंपनी के साथ मर्जर करते हैं तो वो कहलाता है हॉरिजॉन्टल, और जब हम हमारे सप्लाई चेन या जो हमारे डिपेंडेंसी रहती है, सप्लाई चेन कह लो या प्रोडक्शन हाउस कह लो, किसी के साथ भी अगर हम मर्जर करते हैं तो वो वर्टिकल करता है। ये इस तरीके से कहलाता है। जैसे इस तरीके से कैसे, देखिए, ये मैन्युफैक्चरर है, ये होलसेलर है, ये रिटेलर है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर अगर करते हैं तो कौन सा मर्जर है, हॉरिजॉन्टल। ये होलसेलर करते हैं तो ये भी हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और रिटेलर कोई मर्जर कर दे तो भी हॉरिजॉन्टल। लेकिन यदि मैन्युफैक्चरर होलसेलर या रिटेलर के साथ कोई मर्जर करता है तो वो कौन सा मर्जर है,
वर्टिकल मर्जर है। आई होप ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्लियर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ही क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक पेज के ही क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं। आई होप सारे बेसिक फंडे से मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे है एक्सचेंज रेशो। अब ये एक्सचेंज रेशो का पहले बेसिक थ्योरी देख लेते हैं ताकि ये इजी होगा, क्योंकि इसकी थ्योरी ज्यादा इजी है समझने में, ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। अब ये एक्सचेंज रेशो निकलते कब है? मर्जर और एक्विजिशन में एक्सचेंज रेशो निकाला जाता है। एक्सचेंज रेशो क्या होता है? बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न से संबंधित है। क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये देखिए, ये कह रहा है merger and acquisition, the share of exchange ratio measure the number of share as acquiring company has to issue for each individual share of the targeted firm. The exchange ratio is the relative number of the new share that will be given to the existing shareholder of a company that has been acquiring of the merge with the another. यानी कि दो कंपनियां मर्ज हुई। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। एक्सचेंज रेशो, इसके अंदर क्या हुआ कि मुझे पता करना है एक्सचेंज रेशो, लेकिन यहां पर प्रोडक्ट एक्सचेंज की बात नहीं है। यहां पर क्या है, ए कंपनी बी के साथ मर्ज हो गई और बना दी ए बी, ठीक है। तो कुछ शेयर होल्डर इनके पास थे एक्स, और यहां पर भी कुछ शेयर होल्डर रहे होंगे वाई। तो इन दोनों शेयर होल्डर्स को कुछ नई कंपनी के अंदर जो रेशो में शेयर मिलेंगे, जो नई कंपनी में रेशो में शेयर दे दिए जाते हैं, यही एक्सचेंज रेशो कहलाता है। कि आपके मान लो कि यहां पर आपके पास 10 शेयर थे, नई कंपनी में हो सकता है कि आपको 5 ही दिए जाए उसके कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और आपके यहां पर 20 शेयर थे, तो हो सकता है आपको इस रेशो में 40 शेयर दे दिए जाए। तो ये रेशो क्या हुआ, यहां पर 1:2 हुआ और यहां पर 2:1 हुआ। समझ में आया? यानी कि 50% आपको दे दिए जाएंगे। तो यहां पर क्या आया, 1:2। यहां पर अगर आप शेयर इसका निकालोगे y का, तो 1:2 यानी 2x में आपकी ग्रोथ चल रही है, और यहां पर आपके क्या है, 2:1 का रेशो चल रहा है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सी बात है। क्या बात है, आपके पास जितने इंडिविजुअल शेयर थे, नई कंपनी जब बनती है, मर्जर हो जाता है या एक्विजिशन हो जाता है, तो आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको किस रेशो के अंदर शेयर मिलते हैं, वही उनका एक्सचेंज रेशो कहलाता है। बात समझ में आई? इतनी छोटी सी बात है। देखो, समझ में आई तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। काफी दिन हो गए, बच्चे बता नहीं रहे हैं कि सर समझ में आता है या नहीं आता, क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5th यूनिट से निकल कर आया है, सिनर्जी बेनिफिट। अब ये सिनर्जी बेनिफिट क्या है, ठीक है, बहुत इसकी मंत्रणा हुई, गठन हुआ, और सिनर्जी बेनिफिट का एक थंब रूल है। क्या थंब रूल है? देखो, 2 + 2 = 5। तो सर कहोगे 2 + 2 तो 4 होते हैं, आपने 5 लिखा है। भैया इसका रूल है। अब ये क्या रूल है, सिनर्जी बेनिफिट होते क्या है, जरा ध्यान से सुन लो। देखो, पूरी यूनिट सुनने की, और आप ये क्वेश्चन अगर आ गया ना, एक्सप्लेन द सिनर्जी बेनिफिट ऑफ द मर्जर एंड एक्विजिशन, पूरा बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। यही एकमात्र मुझे ऐसा लग रहा है जो बड़े क्वेश्चन में जा रहा है, यानी पार्ट सी का पार्ट बन रहा है। या अगर थ्योरी आई, कोई केस स्टडी आई, तो भी कभी इसमें से आ सकती है। तो ये क्या है सिनर्जी बेनिफिट? जब दो कंपनियां एक्वायर होती है, जब दो कंपनियां एक बनती है, यानी कि वोडा ने जब सोचा कि मैं आइडिया के साथ विलय कर लूं और क्या बना लूं, वीआई बना लूं, है ना। वीआई में तो इन्होंने आई छोटा रख रखा है, ठीक है, वीआई बना लूं, तो क्या बेनिफिट था उनका? ये बेनिफिट नहीं था कि वो केवल एयरटेल के साथ कंपैरिजन में जा सके, उनका ये बेनिफिट नहीं था कि वो जियो के साथ कंपैरिजन में जा सके। उनका ये रूल था कि 2 + 2 5 होंगे, यानी कि आज जितनी उनकी डेप्थ है, आज उनकी जितनी कॉस्ट है वो कम होगी, और उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनकी लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, उनके नंबर्स ऑफ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, उनका ब्रॉडर एक्सपेंशन होगा। और क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रम वो साझा कर सकेंगे, एम्प्लॉय साझा कर सकेंगे, रिसोर्सेज साझा कर सकेंगे, फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी, इनकम जो है वो बढ़ा सकेंगे, प्राइसिंग वो है बढ़ा सकेंगे, तो मार्केट में ग्रोथ होने के चांसेस बढ़ेंगे। कोई कंपनी मर्जर करने जाती है तो मेन उसका मोटो रहता है सिनर्जी बेनिफिट का। सिनर्जी बेनिफिट इज द शेयर होल्डर्स को मिलता है, कॉस्ट सेविंग अपॉर्चुनिटी होती है। आज मैं मान लेते हैं कि एक छोटी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं मिस्टर पिंटू कंपनी के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ हूं? मिस्टर पिंटू कंपनी के साथ। अब मिस्टर पिंटू कंपनी में मेरे जो
शेयर की प्राइस थी वो मान लेते हैं 40 रुपीज थी। कितनी थी? 40 रुपीज। अब इसको कंपनी को रिलायंस ने एक्वायर कर लिया और इसके साथ मर्जर करा कि अपन चलो मर्जर करके रिलायंस पिंटो शुरू करते हैं, तो मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन किस रेशो में बढ़ेगी? क्या उसी रेशो में बढ़ेगी जिस रेशो से बढ़ रही है, या ज्यादा रेशो में बढ़ेगी? अरे ज्यादा रेशो में बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि दैट इज द पावर ऑफ द सिनर्जी बेनिफिट। मेन मोटो ये रहता है मर्जर का कि आपको सिनर्जी बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आपका क्यों कराया जाता है? ताकि आपकी रेवेन्यू जो डिक्लाइन हो रहा है उसकी ग्रोथ, रेवेन्यू बढ़े और अभी जो डिक्लाइन हो रहा है वो कम हो जाए। ठीक है, और इसका मेन मोटो ही 2 + 2 = 5 है। ये एग्जाम में लिख कर आना है ना, ये बता देता हूं। अब ये देखो, वैसे तो सिनर्जी बेनिफिट 3 तरीके के बताए गए हैं, फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, इस तरीके के बताए गए। लेकिन जब मैं इसको लिखने पे आता हूं, मतलब एज ए स्टूडेंट, तो ये वाले पॉइंट्स मुझे ज्यादा रिलेवेंट लगे, ज्यादा ऑथेंटिक लगे, जिसके मदद से मैं पॉइंट्स बना सकता हूं, जिसके मदद से मैं कॉपी भर सकता हूं, जिसमें मैं लिख सकता हूं। इसीलिए मैंने ये वाला चार्ट लेकर आया। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो सिनर्जीज है उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं हर कंपनी को। कौन कौन से होते हैं? पहला रेवेन्यू का बेनिफिट होता है। रेवेन्यू का बेनिफिट क्या होता है कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाता है। पहले वोडाफोन आइडिया के पास मान लेते हैं 2 लाख ग्राहक थे, तो अब कितने ग्राहक हो गए? अब दोनों के मिला के 3.5 लाख ग्राहक हो गए, 3.5 लाख। एक एग्जाम्पल दिया है ना, इसको एग्जैक्ट डेटा नहीं है। ठीक है, इंक्रीज प्राइसिंग। इंक्रीज प्राइसिंग का मतलब यहाँ पर तो सर आप बोलोगे कि जब 2 कंपनियां आए कोई तो कॉस्ट कम होगी तो हम प्राइस कम रख सकते हैं। नहीं, यहाँ पर कंपनियों की गुडविल भी मिल रही है। हाँ, यहाँ पर कंपनियों की गुडविल भी मिल रही है। जब जैसे ही कंपनी की गुडविल मिलती है उसकी प्राइस बढ़ने चालू हो जाती है। ये सर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ऐसा बहुत से बच्चे मेरे को बाद में बोलते हैं। सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई कि किसी कंपनी की मर्जिंग करने के साथ उसकी प्राइस कैसे बढ़ गई। इसको जरा इस तरीके से समझिए, जिस कंपनी की डिमांड लो है, क्या है? डिमांड लो है, तो उसको प्राइस भी कम रखनी ही पड़ती है, प्राइस भी लेस ही रखनी पड़ती है, क्योंकि जैसे उसने प्राइस हाइक करी वैसे ही तो आपकी डिमांड कम, और आपकी प्राइस ज्यादा कर दोगे तो क्या होगा? मार्केट में आउट हो जाओगे। जैसे कि एप्पल, आप सोचो एप्पल की डिमांड हाई है इसलिए उसकी प्राइस भी हाई है। जिस दिन आप एप्पल की डिमांड कम करोगे उसकी प्राइस कम होगी, लेकिन एप्पल की डिमांड हमेशा कांस्टेंट हाई बनी रहती है, इसलिए वो कंपनी हमेशा ग्रोथ करती रहती है। तो जब कंपनी की ग्रोथ होगी, जब कंपनी की डिमांड लो रहती है तो उसकी प्राइस भी लो रहती है। लेकिन अगर भगवान करे वो कंपनी की डिमांड हो जाए हाई, तो क्या होगा मेरे दोस्त? ये होता है कि उस कंपनी की जो प्राइस है वो भी हो जाती है हाई। और कंपनी की डिमांड कब ज्यादा हाई होगी? जब उसकी वॉल्यूम हाई होगी। और वॉल्यूम कब हाई होगा? जब हम मर्जर कर रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं। आपको बात समझ में आई ना? जिस तरीके से अगर कंपनी की डिमांड हाई, कंपनी की वॉल्यूम हाई होता है, उसके पैरेलल ही उसकी प्राइसिंग भी हाई हो जाती है। अगले पे पॉइंट में बढ़ते हैं। ये तो पहला रेवेन्यू बेनिफिट मिलता है। सेकंड, कॉस्ट बेनिफिट। कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट कम होती है, तो कॉस्ट दोनों ही तरीके की कम होती है। इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है और फिक्स कॉस्ट भी कम होती है। तो फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही है, जैसे कि फिक्स कॉस्ट जो कॉस्ट जिसको प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कि हमारा रेंट है। अब मैं कोई रेंट ले रहा हूं, ठीक है, एक मकान कमरे पे ले लिया, किराए पे ले लिया मैंने। अब मैं भले उस किराए के मकान में 10 दिन रहूं या 15 दिन रहूं, मेरे को तो पूरा 30 दिन का किराया देना है। अगर मैं पूरे 30 दिन रहता हूं तो मेरे को पर डे कॉस्ट कम लगती है। यही होता है डिक्रीमेंट ऑफ द वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट सर कैसे कम हो जाती है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो प्रोडक्शन के साथ चलती है। तो जब हम ज्यादा लार्ज यूनिट में प्रोडक्शन करते हैं और वॉल्यूम हमारा हाई होता है, इस कारण से हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी लो हो जाती है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो कॉस्ट वाइज ये बेनिफिट हो गया, रेवेन्यू वाइज बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल वाइज बेनिफिट। अब कैपिटल क्या होता है? रिड्यूस फिक्स्ड एसेट, इंप्रूव वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है आपकी और फिक्स्ड एसेट्स कम हो जाती है। अब कम कैसे हो गई सर? फिक्स्ड एसेट्स तो बढ़नी चाहिए, 2 यूनिट है, अब दोनों यूनिट अगर एक्वायरिंग कर रहे हैं हम तो हमारी फिक्स्ड एसेट बढ़नी चाहिए। लेकिन हम जब एक्वायर कर रहे हैं तो उनके साथ उनके खर्चे भी आते हैं, उनके साथ उनकी जो अंडर डेप्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो फिक्स्ड एसेट जुड़ी हुई है वो भी आती है, और उसके साथ उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि आपकी फिक्स्ड एसेट एज कंपेयर में नहीं बढ़ी, कंपैरेटिवली तो बढ़ी है। मतलब आंकड़ों के अंदर तो पहले 10 लाख की फिक्स्ड एसेट थी तो अब 15 लाख की हो गई, लेकिन वो रिड्यूस हो गई पर शेयर के ऊपर।
और वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। वर्किंग कैपिटल क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनकी लोन लेने की क्षमता बढ़ जाती है, इनका कैश बढ़ जाता है, इनके नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ जाते हैं, इसलिए इनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है, और अगला क्या कह रहा है, ये तो इनका कैपिटल बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। अगले अदर फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिलते हैं? डेब्ट कैपेसिटी और टैक्स कम हो जाता है। टैक्स कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एक कंपनी जिसके साथ मर्जर होता है वो ऑलरेडी लॉस में होती है ना। दो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम या तो कोई मार्केट में थ्रेट होता है तभी वो मर्जर करते हैं, वरना एक लॉस की होती है, एक प्रॉफिट की होती है, या दोनों लॉस में होते हैं और सोचते हैं कि हम प्रॉफिट बना लेंगे, या दोनों कम प्रॉफिट में होते हैं और सोचते हैं ज्यादा प्रॉफिट बनाएंगे। यानी कि कोई हायर पोजीशन पे चल रही है तो वो एक्वायर ही करेगी, वो मर्जर नहीं करेगी। तो यहाँ पर अपन सिनर्जी मर्जर के देख रहे हैं बेसिकली। तो एक तो टैक्स कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि एक लॉस मेकिंग है तो उसका लॉस के कारण प्रॉफिट कम हो जाता है। अरे एक कंपनी का लॉस है और दूसरी कंपनी प्रॉफिट में, तो दोनों कंपनियां एक्वायर हुई तो प्रॉफिट में से लॉस कम हो गया, तो क्या हुआ, उस प्रॉफिट में जो लगने वाला टैक्स था वो भी कम हो जाएगा। और उसके बाद हमारी डेब्ट कैपेसिटी बढ़ जाती है, लोन लेने की क्षमताएं बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब कंपनी ज्यादा वास्ट हो गई है, उसकी फिक्स्ड एसेट तो भले पर शेयर में डिक्रीज हुई लेकिन ऐसे नंबर्स में उनकी बढ़ गई है, उस कंपनी की गुडविल इंक्रीज हुई है, तो दैट इज द मेन बेनिफिट। तो आई होप ये चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए, ठीक है। ये सिनर्जी के बेनिफिट थे। अब अगले चलते हैं पोस्ट मर्जर ईपीएस। अब ये पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या है? देखो बहुत सिंपल है ये भी। परफॉर्मा अर्निंग पर शेयर इन द कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस एज्यूमिंग द मर्जर एंड एक्विजिशन टेक प्लेस ऑफ ऑल फाइनेंशियल मैट्रिक्स एज वेल एज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग आर अपडेट रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। प्रो फॉर्मा लैटिन वर्ड से लिया गया है, द सेक ऑफ फॉर्म, ठीक है। क्या है इसका फॉर्मूला, जरा ये देख लीजिए। एक्विजिशन नेट इनकम प्लस टारगेटेड नेट इनकम प्लस माइनस इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट एक्वायर्ड शेयर होल्डर आउटस्टैंडिंग प्लस न्यू शेयर होल्डर इशू। तो सर समझ में नहीं आया, इतना तो मेरे को गारंटी है कि इतनी फास्ट अगर कोई समझ लेता तो क्या बात थी। तो पोस्ट मर्जर होता क्या है? ये पोस्ट मर्जर ईपीएस क्या है? पोस्ट मर्जर ईपीएस ये है, जरा ये देखिएगा, बहुत सिंपल से। पोस्ट मर्जर क्या कह रहा है वो फॉर्मूला अभी रहने देते हैं, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। पोस्ट मर्जर ईपीएस जैसे कि अभी 100 रुपए में कमाता था, मेरे पास कंपनी के 1000 शेयर थे। कितने शेयर थे? 1000 शेयर। तो मेरा प्रॉफिट रेशो कितना था? 10% था। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं है ना। अब अगले में आता हूं, अगले में मैं देखूंगा कि मैं अब मेरे शेयर मर्ज हुए तो मेरे को 2:2 रेशो में शेयर मिले, तो मेरे पास अब शेयर आ गए हैं 2000, पर अभी भी मैं कमा रहा हूं 100, तो मेरा रेशो क्या आया? 5%। ये जो 5% आया, ये कैसे पता चला? 2000 पे 100 रुपीज का प्रॉफिट है तो 5% आया। ये जो 5% प्रॉफिट है यही कहलाता है पोस्ट मर्जर ईपीएस, यानी कि पर शेयर होल्डर पे 0.5% में मैंने आपको निकाल के बताया। वरना अगर नॉर्मल के अंदर कैलकुलेशन करने जाते हैं कि पुराने कितने एक्सपेंसेस थे, नहीं कितने इनकम है, अभी टोटल कंपाउंड वे में किया जाता है। जब ये इंडिविजुअल वे में मैंने आपको करके बता दिया केवल 2000 शेयर के लिए। अब अगर अपन इसको कंपाउंड वे में करेंगे यानी 2 लाख 20 लाख शेयर्स के लिए एक साथ करेंगे तो ये ईपीएस का फॉर्मूला लग जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसके अंदर? बताओ। अब ये पोस्ट मर्जर प्राइसेस ऑफ शेयर क्या कह रहा है? इसके अलावा कोई थ्योरी रह गई क्या? नहीं, इतना ही है। ये क्या कह रहा है? ये इसका मेन आपको थोड़ा सा समझना है। इसमें अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड 14 फॉलो किया जाता है। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 14 फॉलो किया जाता है। ये क्या कह रहा है कि अमालगमेशन करते हैं तब इसको रेक्टिफाई करते हैं, मतलब हम शेयर को रेक्टिफिकेशन करते हैं। यानी कि शेयर को या तो स्प्लिट हो रहे होते हैं या बोनस मिल रहा होता है। स्प्लिट यानी कि एक की जगह 5 शेयर दे दिए हो गए, और बोनस यानी एक के बदले 2 शेयर वो मिल गए। एक ही शेयर को 5 टुकड़ों में तोड़ देना स्प्लिट कहलाता है, और एक के साथ एक और फ्री दे देना बोनस कहलाता है, ठीक है। थोड़ा शेयर का पार्ट है लेकिन यहाँ पर बताना जरूरी था, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन है, इसके अंदर सिंपल कुछ भी नहीं करना है। पोस्ट मर्जर प्राइसेस ऑफ शेयर कैसे डिसाइड होगा कि इस शेयर का प्राइस अब 20 रुपए है कि 30 रुपए है कि 40 रुपए? वो उसकी कैपिटल, वो उसके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो उसकी आउटस्टैंडिंग इनकम और उसकी नेट इनकम से कैलकुलेट कर लेते हैं। बस इतना सा याद रखना है। मेनली किसमें? फाइनेंसिंग एक्विजिशन कैश और शेयर एक्सचेंज बेसिस पे किया जाता है। ये 2 पॉइंट नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पोस्ट जब मर्जर खत्म हो गया तब शेयर की प्राइस कैसे फिक्स करी जाएगी, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स अपन को याद रखने हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। कौन कौन से एलिमेंट शेयर की प्राइस के समय पोस्ट मर्जर यानी मर्ज हो गया, टोटल
आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी यानी दायित्व। इसके अलावा टोटल आउटस्टैंडिंग एसेट्स, जिसको इनकम बोलते हैं अपन, ठीक है, टोटल आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। इसका करंट इनकम और करंट लाइबिलिटी, इसके अलावा करंट लाइबिलिटी, इन चार चीजों का ध्यान रखा जाता है। और लास्ट इसमें मेन एलिमेंट रहता है करंट शेयर प्राइस, ठीक है। इन 5 चीजों का ध्यान रखा जाता है जब हम पोस्ट मर्जर शेयर का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं मेनली। इसके अलावा टैक्सेस भी, अदर रिलेवेंट फैक्टर्स भी, पर ये 5 भी लिख दो। अब एक आरआरआर है भैया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आरआरआर तो नहीं, आरओआई है, ठीक है। आरआरआर पिक्चर याद आ गई मेरे को, तो बड़ी शानदार पिक्चर बनाई है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज सिमिलर टू आरओई। अब ये रिटर्न ऑफ एक्सचेंज या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? ये ऐसा है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अपन ने ऑलरेडी पेबैक पीरियड में देखा था, मैं फिर से बता देता हूं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि मान लेते हैं कि मैंने 15 रुपए लगाए किसी बिजनेस में, ठीक है, और मेरे को उससे 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 3 रुपए का। तो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 20% हुआ। ये जिसको निकालना आता है वो समझ गया कि यहाँ पर मैंने आरओआई 20% हुआ, यानी 15 रुपए लगा के 3 रुपए मिल रहे हैं, तो 20% मेरे को इनकम हो रही है। दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता हूं और उस पर मेरे को जो रिटर्न मिलता है उसके बीच का डिफरेंस निकाल के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया जाता है। ये मर्जर में हम कैलकुलेट करते हैं। 1 नंबर का सवाल आएगा, अगर आया तो भी इसके अंदर, व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बेसिक थ्योरी दिखा देता हूं। इज द अकाउंट्स ऑफ एक्विजिशन प्राइस, द सेल ऑफ प्राइस इज द बिजनेस। यू कैलकुलेट इज सब्ट्रैक्टिंग द सेल प्राइस from the acquisition price and dividing the difference between the acquisition price. अब देखो फॉर्मूले के अंदर लिखना कितना बड़ा दिक्कत आती है, लेकिन आप केवल ये याद रखो कि कैसे इसके अंदर कैलकुलेट करा। 15 रुपए का था, ठीक है, और मेरे को प्रॉफिट कितना हो रहा है? 3 रुपए का हो रहा है, ठीक है। तो मेरे को क्या मिलेगा? निकालना कैसे है? 3 डिवाइड बाय 15 कर लोगे और इंटू 100 कर लोगे, तो 3 डिवाइड बाय 15 इंटू 100 तो 20% अप्रोक्स आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1.5 तो आपका वो होता है। अरे काट दो ये लो, बस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। 20%, ठीक है, क्लियर है ना। मतलब कि 15 रुपए पे 3 रुपए, 15 पे अब 15 पे 10 कमाते तो कितना परसेंट होता? जरा जल्दी से मुझे ये बता देना। 15 पे 10 रुपए अगर किसी ने कमाए हैं तो कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? कमेंट करके बता देना। बहुत सिंपल, इससे सिंपल कैलकुलेशन मेरे को लगता है एमबीए में कुछ होगी। 15 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 10 रुपए रिटर्न आए, तो कितने परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुआ? छोटा सा क्वेश्चन, जल्दी बता दीजिएगा। और आप बताएंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। आप अभी तक एक्टिव हो। लास्ट टॉपिक 5th यूनिट का रह गया है डीमर्जर। अब ये जैसे मर्जर के अंदर वोडाफोन और आइडिया एक हुए थे, ज्वाइंट वेंचर के अंदर भी 2 कंपनियां एक होती है। देखो मर्जर अलग है, ज्वाइंट वेंचर अलग है। ज्वाइंट वेंचर के अंदर दोनों कंपनी अपनी लीगल एंटिटी रहती है, लेकिन कोई हो सकता है कि थर्ड प्रोजेक्ट करने के लिए, जैसे हीरो और होंडा। आपको पता है ना, हीरो होंडा, भारत में हीरो और होंडा पहले एक कंपनी थी, यानी उन्होंने मर्जर नहीं कर रखा था, उन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर रखा था कि भैया हम इंजन बनाएंगे, तुम टायर बनाओ और साथ में बेचेंगे हीरो होंडा का ब्रांड लगा के, ठीक है। लेकिन अब दोनों अलग हो गए, हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया, तो ये कहलाता है डीमर्जर। यहाँ पर ज्वाइंट वेंचर क्रैक नहीं होता है। यहाँ पर अब यदि वोडाफोन आइडिया अलग अलग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि एक बड़ी कंपनी डिफरेंट कंपनीज के अंदर अपना सेटअप स्टार्ट करती है, तो वो डीमर्जर कहलाता है। बस इसमें इतना याद रखना है। इट हैज बीन डिफाइंड इन द स्प्लिट और डिवीजन। स्प्लिट यानी तोड़ना, डिवीजन यानी कि बांटना, ठीक है। द सेम सजेस्ट इज डिनोट द सिचुएशन ऑपोजिट ऑफ दैट मर्जर, यानी कि मर्जर के ऑपोजिट होता है डीमर्जर। मर्जर में 2 कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, यहाँ पर एक कंपनी मिलकर 2 छोटी छोटी कंपनियां बना देती है, ठीक है। मल्टी डिवीजन हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही है। आई होप। और यहाँ पर अपनी 5th यूनिट मैंने आधे घंटे के अंदर रिवाइज करा दी। मस्त रहिए, खुश रहिए। और न्यूमेरिकल भी कराएंगे इसके अंतिम प्रहार। अगर कल मेरी तबीयत थोड़ी और सही हो गई तो मैं जल्द से जल्द सुबह ही सारे अंतिम प्रहार के वीडियो डाल दूंगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश चल रही है, ईमानदारी से पूरी कोशिश चल रही है, ठीक है। बेईमानी से नहीं, ईमानदारी से पूरी कोशिश चल रही है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकूं, ताकि मैं भी शांति से सो सकूं कि आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो जय हिंद। मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा और मस्त रहिएगा, खुश रहिएगा और इसी के साथ पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।